जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका जड़त्व अधिक है। ये यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि एक रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे पत्थर का, चूंकि हमने वहाँ पे संकेत में देखा था कि जिसका भी वजन अधिक होगा उसी का ही जड़त्व अधिक होगा। तो एक रबर का गेंद है और उसी आकार का एक पत्थर है, तो चूंकि पत्थर का वजन अधिक होगा तो इसी के कारण उसका जड़त्व अधिक होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक साइकिल का वजन मतलब साधारण होता है और एक रेलगाड़ी जिसका वजन बहुत ही अधिक होता है, तो इसीलिए रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी। और इसका तीसरा प्रश्न है कि 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का। तो आप लोग जानते ही होंगे कि 5 रुपये का सिक्का जिसका वजन अधिक होता है 1 रुपये सिक्के की अपेक्षा में। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 5 रुपये का एक सिक्का जिसका जड़त्व अधिक होगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। इसका भी उत्तर लिखेंगे कि गति का यानी कि न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वही बल की परिभाषा देता है। यानी कि न्यूटन का जो पहला गति नियम है वही बल का परिभाषा होता है। प्रश्न है कि किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब वेग में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि एक समान से गति की अवस्था में हो। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कोई रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो उसके स्पीड में ना ही कोई कमी हो और ना ही कोई वृद्धि हो, यानी कि वह भी जैसे चल रही है उसी चाल से वह लगातार चलती रहे, तो उसका त्वरण शून्य नहीं होता है। आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे संवेग, चूंकि संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि संवेग का सूचित किया जाता है p द्वारा और द्रव्यमान को m द्वारा और वेग को v द्वारा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है p इक्वल टू m इंटू v। तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित रूप को संवेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। अगला प्रश्न है कि संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बल राशि, जो कि बल एक सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बल राशि। प्रश्न है कि एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा संबंध। तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल को F द्वारा सूचित किया जाता है, द्रव्यमान को m द्वारा और त्वरण को a द्वारा। तो हो जाएगा F इक्वल टू ma, यानी कि यही इन तीनों के बीच में संबंध है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि बल एक अदिश राशि है या फिर सदिश राशि। तो पहले आप लोग ये समझिए कि सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहा जाता है। और अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पे प्रश्न में है बल, तो बल एक सदिश राशि होगा, क्योंकि जैसे हम किसी एक पत्थर को मारते हैं तो इसमें हमें यह पता चलेगा कि हम किस ओर से मार रहे हैं और कितना बल लगाकर उस पर अटैक किए हैं। तो ये हमें दिशा और परिणाम दोनों मिल रहा है, इसीलिए यह एक सदिश राशि होगा।
अगला प्रश्न है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशून्य। तो सबसे पहले आप लोग एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए कि जैसे में एक वस्तु है, एक इधर व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति इधर खड़ा है, और दोनों व्यक्ति जो कि एक इसी वस्तु पर एक इधर से बल लगा रहा है और एक इधर से लगा रहा है। दोनों व्यक्ति जो बल लगा रहा है वह समान है, यानी कि 50 के इधर से और 50 से इधर से बल लगा रहा है। तो चूंकि यह वस्तु एक जगह अस्थायी रहेगा, ना ही इधर जाएगा और ना ही इस दिशा में जाएगा, तो इसका जो त्वरण होगा वह शून्य होगा। किंतु यदि हम दूसरे वस्तु की स्थिति के बारे में बात करें तो यह यहाँ पे एक वस्तु है और इधर से एक व्यक्ति जो कि 20 की स्पीड से इधर बल लगा रहा है और इधर 70 के स्पीड से। तो यहाँ पे जो ये वस्तु है वह इधर से जब ज़्यादा बल लगेगा तो यह वस्तु खींचकर इधर की ओर आएगा, यानी कि इधर की ओर गति करेगा। तो यहाँ पे जब इसका त्वरण होगा वह एक जगह शांत नहीं रहेगा, तो इसीलिए जब इसका त्वरण होगा वह अशून्य हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अशून्य, क्योंकि हम लोग असंतुलित बल लगा रहे हैं, दोनों ओर से बराबर का बल नहीं लग रहा है, इसीलिए इस पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वह अशून्य होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इससे अच्छे से। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम को लिखें। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम लिखेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी को ही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहा जाता है। तो आप लोग उदाहरण के तौर पे ये देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा रॉकेट बनाया गया है जिससे कि आप लोग समझ सके। तो यहाँ पे ये रॉकेट है, तो इसमें हम लोग आग लगाएंगे, यह रॉकेट उतना ही तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। चूंकि यह आग नीचे की ओर फेंकेगा तो यह रॉकेट उतना ही तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो जब यह नीचे की ओर आग लगाएगा तो यहाँ पे क्रिया होती है, और जब यह ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे प्रतिक्रिया, यानी कि आप जितना ही कस के किसी व्यक्ति को मारेंगे और वह भी उतना ही कस के आपको मारेगा, तो इससे ही कहा जाता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। आप लोग एक और उदाहरण देख लिए, जैसे में कि यहाँ पे एक बंदूक है, जितना ही तेजी से हम लोग बंदूक चलाते हैं, यानी कि जितना ही तेजी से इसका गोली होता है वह निकलता है, उतना ही स्पीड से यह बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। इसीलिए जो बंदूक चलाने वाले व्यक्ति होते हैं या तो वो कंधों के बीच में कस के दबा लेते हैं, दबा कर चलाते हैं, अन्यथा उनका बॉडी डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए बंदूक को हमेशा कांख के नीचे दबा कर चलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर या भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। यानी कि यह प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है वह सिर्फ एक ही वस्तु पर कार्य करता है या फिर अनेकों वस्तुओं पर कार्य करता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे भिन्न भिन्न पिंडों पर, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर। चुके कि और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिस पर कि न्यूटन का तीसरा गति नियम कार्य करता है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होता है। पहला है कि कूदने के पहले मनुष्य दौड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि आप लोग पहले ये देखे होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप करता है तो वह कूदने से पहले दौड़ता है। क्यों? तो चूंकि मनुष्य अपने शरीर की गति को बढ़ाता है, यानी कि वह स्पीड को बढ़ाता है, जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में बने रहने के कारण ही वह कूद पाता है, इसीलिए उसको गति का जड़त्व कहा जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि साइकिल सवार द्वारा पैडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक गति में रहती है। आप लोग या खासकर जब साइकिल चलाते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ देर तक हम लोग जब पैडल मारते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पैडल मारना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलता है। तो यह होता है गति के जड़त्व के कारण, चूँकि साइकिल जो हमारा रहता है वह गति में हो जाता है, इसी के कारण वह चलते रहता है कुछ दूरी तक।
गति करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यह होता है गति के जड़त्व के कारण। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। तो आप लोग देखे भी होंगे कि यदि आप कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे होंगे ट्रेन या फिर बस में, तो जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं या फिर बस में, पूरा बॉडी हमारा विरामावस्था में रहता है। किंतु जब ट्रेन चलती है यानी कि ट्रेन या फिर बस जब स्टार्ट होता है, तो कमर का जो निचला भाग होता है वह हमारा विरामावस्था में ही रहता है, किंतु जो कमर का ऊपरा भाग होता है, ऊपरी वाला भाग, वह गति में आ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग पीछे की ओर एकाएक झुक जाते हैं। तो यह होता है विरामा का जड़त्व के कारण, यानी कि हमारा बॉडी है जो पूरा विरामा अवस्था में रहता है और एकाएक गति में आने के कारण ही ऊपरी भाग गति में आ जाता है, जबकि निचला भाग है वह विरामावस्था में ही जाता है। तो यह इसी के कारण होता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर कि विराम का जड़त्व के कारण यह होता है। अगला प्रश्न है कि एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितने से बदलता है? तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे कि जब वस्तु स्थिर था, यानी कि जब वस्तु रुका हुआ था तब उसका त्वरण ये होगा, किंतु जब वस्तु गति में आया यानी कि जब वस्तु चल रहा था तब उसका त्वरण हो जाएगा 5 गुना बढ़ गया, यानी कि 5a हो गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि गति का दूसरा नियम से F इक्वल टू एम ए। तो पहली स्थिति में बात करें तो इससे होगा कि F इक्वल टू एम ए, यहाँ पे जो त्वरण है उसका मान a ही है। और यदि हम लोग दूसरी स्थिति में बात करें तो F इक्वल टू m इंटू 5a, चूँकि a का मान यहाँ पे देखिए 5a हो गया है दूसरे स्थिति में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a। और जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए f का f नीचे आ जाएगा और हम लोग इसको लिख सकते हैं 5ma, हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5ma। और यहाँ पे उसके बाद नीचे आएंगे तो इसको f को f लिखेंगे इक्वल टू, और ma यहाँ पे देखिए ma को हम लोग f लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 के 5 हो जाएगा। और ma को यहाँ पे लिखा गया था ma, तो यहाँ पे ma को हम लोग f लिख दिए, यानी कि जो पहले स्थिति में था वह f था बल, लेकिन जब यह गति में हुआ तब इसका बल था वह 5 गुना बढ़ जाता है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ उस पर लगा हुआ बल भी बढ़ जाएगा, जो पूर्ववत बल का 5 गुना है, यानी कि जो पहले बल लग रहा था उसका 5 गुना बल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे इसका उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है कि 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या है? ये देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि इसमें जो m का मान है वह 0.2 kg है और v का मान है वह 0 है, यानी कि वस्तु स्थिर है तो उसमें कोई भी वेग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका संवेग पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है संवेग का कि द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि P इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ पे मास का मान है यहाँ पे 0.2 kg और इंटू वी का मान है 0। तो यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 0 आंसर, यानी कि जो इसमें संवेग होगा वह 0 होगा। अगला प्रश्न है कि कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ भी चल रहा है, इनमें किसका संवेग अधिक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ट्रक का संवेग अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है कंकड़ की अपेक्षा, इसीलिए ट्रक का द्रव्यमान अधिक है। तो यहाँ पर ट्रक का संवेग भी अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। पहला है कि पानी में तैरना, तो इसमें होता है गति का तृतीय नियम। चूँकि हम लोग पानी को जितना ही तेज़ी से पीछे की ओर ढकेलते हैं, पानी हमें उतना ही तेज़ी से आगे की ओर भी ढकेलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका गति का तृतीय नियम। फिर दूसरा इसका प्रश्न है कि मेज पर पड़ी वस्तु का वहीं रहना। तो चूँकि यह पहला नियम भी हो सकता है और तृतीय नियम भी हो सकता है, तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो पहले यह हम लोग यह समझते हैं कि पहला नियम
और तृतीय नियम यह कैसे होगा। तो आप लोग उदाहरण के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है और नीचे मेज है। तो यह बुक जो कि स्थिर है, तो न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु वह अपने स्थिति में तब तक रहती है कि जब तक कि उस पर हम कोई भी असंतुलित बल का कार्य न करें। तो चूंकि यह बुक इस पर रखा हुआ है, तो इस पर जब इस वस्तु को जब तक हम टच नहीं करेंगे, जब तक यह वस्तु वहीं पे अस्थायी रहेगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह न्यूटन का पहला गति नियम इस पर कार्य करता है। और तीसरा नियम किस प्रकार कार्य करेगा। तो तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी कि यह बुक है जो कि नीचे की ओर बल लगा रहा है, और यह मेज है जो कि बुक को ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, वह है न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे इसका पहला और न्यूटन का तृतीय गति नियम हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अगला प्रश्न है कि गोली को छोड़ना। तो चूंकि यह भी न्यूटन का तृतीय गति नियम ही है, क्योंकि जब बंदूक से गोली जितना ही स्पीड से आगे की ओर जाता है, उतना ही गोली होता है वह बंदूक को पीछे की ओर धक्का देता है। तो यहाँ पे भी प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया हुई। तो इसीलिए यह भी न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्यरत है। तो इसका भी हो जाएगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि गति के विपरीत दिशा होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने इस दिशा से एक बॉल को फेंका। यह बॉल तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि या तो इसकी गति क्षमता कम हो जाएगी, या फिर यह बॉल को कोई व्यक्ति इधर से रोकेगा। यानी कि इधर से कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि इधर से किसी ने यहाँ पे रोक लगा दिया, यानी कि इसको रोकने का चेष्टा किया। तो यह इसके में जो बल लगा वह इसके विपरीत लगा, तभी तो यह बल वस्तु रुकी, अन्यथा यह आगे की ओर भी जा सकती थी। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, आपको अचानक से ठेस लग गया तो आप लोग गिर जाते होंगे। तो यहाँ पे उस वस्तु से आपको ठेस लगी, यानी कि वहाँ पे उसने आपके विपरीत में बल लगाया, तभी तो आप लोग गिरे, अन्यथा आप नहीं गिरते। तो यहाँ पे जो बल लगाता है, घर्षण बल की दिशा होती है, वह वस्तु के विपरीत में ही होती है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। 19 नंबर का प्रश्न है कि 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है। उस पर लगा हुआ बल कितना है, यह हमें बताना है। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे एक सड़क है ए बी, यहाँ पे एक वस्तु है, यानी कि मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका वजन है 0.1 kg। मास इसका हुआ 0.1 kg। यह चल रही है 0.4 सेकंड के स्पीड से। ना ही अब इसमें कोई स्पीड बढ़ सकता है और ना ही कम सकता है। यानी कि तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया कि इसका मास हो गया 0.1 kg। इसका प्रारंभिक वेग यानी कि यू हो गया। मान सकते हैं कि जब यह स्पीड स्टार्टिंग में ही इतना है, तो अब इसका चाल ना ही कमेगा और ना ही बढ़ेगा। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वह 4 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग चूंकि यह जाकर यहाँ पे भी जाएगा तो यह इसी स्पीड से जाएगा, तो इसका अंतिम वेग भी होगा 4 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका त्वरण ज्ञात करेंगे। तो त्वरण का ये होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि v माइनस यू बटा टी। तो v का मान हमें दिया गया है 4 और u का भी मान दिया गया है 4। तो 4 माइनस 4 बाई टी, तो 0 बटा टी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लेते हैं कि a का मान 0 आया। तो अब हम लोग इसका बल ज्ञात करने के लिए गति का द्वितीय नियम से निकालेंगे। तो लिखेंगे कि गति के द्वितीय नियम से, तो गति का द्वितीय नियम होता है F इक्वल टू एम ए, यानी कि बल ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला होता है। तो F हमें निकालना है, तो F को F ही लिखेंगे। और M का मान यहाँ पे देखिए दिया गया था 0.1 kg, और जो A का मान आया वह यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो F का मान 0 होगा। तो अतः हम लोग लिखेंगे कि चूंकि इसका त्वरण शून्य है, यानी कि इसका त्वरण शून्य आया, तो इसका बल भी शून्य है। यानी कि ये यहाँ पे जो इसका बल का भी मान हम लोग ज्ञात किए, तो इसका भी मान शून्य ही प्राप्त हुआ।
तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि 2 न्यूटन का एक बल 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, यानी कि एक वस्तु पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण क्या है, यानी कि उसमें त्वरण क्या है। तो आप लोग देखिए, इसमें हमें F का मान जो कि 2 न्यूटन दिया हुआ है और M यानी कि मास का है 2 केजी। तो यहाँ पे हम लोग बल का जो फॉर्मूला है F इंटू एम ए, इससे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो F का मान 2 है तो इधर 2 लिख देंगे, और M का मान भी 2 है, और इंटू ए तो ए इधर लिखेंगे। और अब हमें यहाँ पे ए ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए इक्वल टू एम और बटा एफ। तो एम का मान 2 है और एफ का भी मान 2 है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हमें ए का जो मान प्राप्त होगा त्वरण का, वह हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो इसमें त्वरण होगा वह होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 21 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि वस्तु का वजन कितना होगा। तो आप लोग देखिए कि इस प्रश्न में हमें ए का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण है, और एफ जो कि बल लग रहा है वह है 25 न्यूटन का। तो हमें यह यहाँ पे मास ज्ञात करना है। तो मास ज्ञात करने के लिए हम लोग न्यूटन का द्वितीय गति नियम का प्रयोग करेंगे। तो वह होता है एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ दिया गया था हमें 25 न्यूटन, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 इक्वल टू एम का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, हमें ज्ञात करना है, तो एम को हम लोग एम ही रहने देंगे। और इंटू ए का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 5, तो 5 लिख देंगे। और इसके बाद इधर करेंगे तो एम इक्वल टू यहाँ पे एफ ऊपर जाएगा और ए नीचे जाएगा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/5। तो हमें इसको काटेंगे तो इस यहाँ पे प्राप्त होगा 5 केजी, यानी कि जो इसका वजन होगा वस्तु का वह होगा 5 केजी का। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।